नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 30 नवंबर 2023 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज देखो टोटल 4 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। एक तो इशू जो कल डिस्कस करना रह गया था, हिंदू में आया था, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस से संबंधित, उस इशू को इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा 3 और इश्यूज। सबसे पहले इशू हम डिस्कस करेंगे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से संबंधित, OSH, मतलब काम के दौरान वर्कर्स सेफ रहें, सिक्योर रहें, इससे संबंधित ये इशू है। सुर्खियों में इसलिए भी आया क्योंकि टनल कोलैप्स कर गई थी और मजदूर काम कर रहे थे, फंस गए। तो अलग इशू है, मतलब टनल वाला इशू नहीं है, एक ब्रॉड इशू है कि काम के दौरान मजदूरों की सेफ्टी को कैसे इंश्योर किया जाए। दूसरा फिर पेटेंट फाइल करने से संबंधित आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया से लगातार जो पेटेंट फाइल्स हो रहे हैं उनकी संख्या इंक्रीज होती जा रही है, ऐसा क्यों, क्या करना चाहिए सरकार को। तीसरा आर्टिकल एक हम डिस्कस करेंगे। हम बार बार बोल तो देते हैं कि इंडस्ट्री और हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशन है दोनों के बीच में कोलैबोरेशन होना चाहिए, लेकिन वास्तव में एक्चुअली कैसे होना चाहिए, थोड़ा डीप इशू है, वो हम डिस्कस करेंगे। और चौथा तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस वाला, तो काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगी। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हैजार्ड से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, उत्तराखंड में वर्कर्स काम कर रहे थे, उस समय माइन कोलैप्स हो गई और वर्कर्स माइन के अंदर फंस गए। अब उनको रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन इस घटना ने ना ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ इशू की तरफ ध्यान आकर्षित किया। इस टर्म का मतलब यानी OSH का मतलब यह है, जब मजदूर काम कर रहे हैं ना, उनकी सेफ्टी और हेल्थ को इंश्योर करना। जैसे वर्कर से इस प्रकार का हेलमेट पहन के जाते हैं, अगर वर्कर हाइट पे काम कर रहे हैं तो प्रॉपर सेफ्टी का इस्तेमाल करते हैं, रस्सी वगैरह बांध के काम करते हैं ताकि पैर फिसलने की वजह से नीचे ना गिर जाएं। तो ये सब चीजें क्या हैं, ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का हिस्सा हैं। इसके अलावा देखो, 23वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑन सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क स्टार्ट हुई सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में 27 नवंबर से। इस इवेंट की थीम थी शेपिंग चेंज, कोलैबोरेटिंग फॉर ए हेल्थियर एंड सेफर वर्ल्ड ऑफ वर्क। इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी ESIC के डायरेक्टर ने इस कॉन्फ्रेंस में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। इस इवेंट में ना इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट, ए कॉल फॉर सेफर एंड हेल्थियर वर्किंग एनवायरनमेंट, ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। ये रिपोर्ट डिस्कस की गई इस इवेंट में। ये देखो डेफिनेशन, अगर आपको एग्जाम में लिखनी हो, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ जो है ये डील करता है वर्क प्लेस पे हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड सभी एस्पेक्ट्स को, और मेन फोकस होता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का कि किसी प्रकार के हैजार्ड को प्रिवेंट किया जाए, कोई भी मतलब दुर्घटना हो काम के दौरान ना हो, इस चीज पे फोकस किया जाए। मकसद यही है कि एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जाए काम के दौरान और बहुमूल्य जानों को बचाया जा सके, इंजरीज को बचाया जा सके। देखो, लेबर का वेलफेयर जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, मतलब मजदूरों के वेलफेयर को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बनवा सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बनवा सकती है। नोडल एजेंसी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नोडल एजेंसी है, और अलग अलग राज्य सरकारों में जो लेबर डिपार्टमेंट है वो नोडल एजेंसी है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वर्कर्स के हेल्थ के लिए। इसके बाद देखो, ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट है ना, उसमें से कुछ मुख्य टेकअवेज। सबसे पहले 2016 का ये डेटा है। 2016 में 7.45 लाख वर्कर्स की डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि एक्सपोजर टू लॉन्ग वर्किंग आवर्स, बहुत समय तक एक दिन में वर्कर्स काम कर रहे थे। आप पूछोगे सर, ज़्यादा आवर्स काम करने से किसी की डेथ कैसे हो सकती है? देखो, ज़्यादा काम करना मतलब ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा एंजाइटी, तो ऐसी सिचुएशन में हार्ट अटैक, स्ट्रोक, इन सब चीज़ों के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया 2016 में 4.5 लाख वर्कर्स की डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि काम के दौरान एक्सपोजर टू पर्टिकुलेट मैटर, गैसेस, फ्यूम्स, इन सब के चपेटे में आने की वजह से इंजरीज हो गई 3,63,000 वर्कर्स को। हर साल देखो 30 लाख वर्कर्स की डेथ हो जाती है वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट्स या फिर डिजीज की वजह से। कैंसर के केसेस भी बढ़ रहे हैं। 2000 से लेकर 2020 के बीच में नॉन मिलेनोमा स्किन कैंसर्स इंक्रीज हो गया है बाय 37%। वैसे देखो, वर्क प्लेसेस पे वर्कर्स की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए कन्वेंशंस हैं,
जैसे कि ILO ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन नंबर 155, लेकिन इसको 79 कंट्रीज ने रेटिफाई किया है आउट ऑफ 187। एक और कन्वेंशन है कन्वेंशन नंबर 187, इसमें इसका नाम है प्रमोशनल फ्रेमवर्क फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन 2006। इसको 62 कंट्रीज ने रेटिफाई किया है आउट ऑफ 187, यानी ILO के जो कन्वेंशंस है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, रेटिफाई बहुत कम देशों ने किया है। इसके बाद आर्टिकल में बात की जाती है इश्यूज रिलेटेड टू वर्कर सेफ्टी। सबसे पहला है प्रीडोमिनेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड एंड इनफॉर्मल सेक्टर। देखो खास करके हमारे देश में ज़्यादातर जॉब्स जो हैं वो इनफॉर्मल जॉब्स हैं, 90% जॉब्स। जैसे देखो कई छोटी छोटी गलियों में फैक्ट्रीज चल रही हैं जो ना टैक्स देती हैं, जिनके बारे में ना सरकार को पता है कि यहाँ पे फैक्ट्री चल रही है। अब ऐसे प्लेसेस पे वर्कर्स की सेफ्टी को इंश्योर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अक्सर हम इस प्रकार की खबरें सुनते हैं, पटाखा फैक्ट्री में आग लगी, फिर सरकार जांच बिठाती है, सरकार कहती है फैक्ट्री ने लाइसेंस नहीं लिया था। तो ऐसे इनफॉर्मल सेक्टर में ना वर्कर्स की सेफ्टी को इंश्योर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि लेबर लॉज इंप्लीमेंट नहीं हो पाते इन फैक्ट्रीज में। और वैसे भारत सरकार ने भी 2 कन्वेंशंस जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था ना ILO की, दोनों में से किसी भी कन्वेंशन को भारत सरकार ने रेटिफाई नहीं किया है। नेक्स्ट पॉइंट, सिलेक्टिव OSH फ्रेमवर्क। देखो हमारे देश में ना 4 सेक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, पोर्ट, कंस्ट्रक्शन। यहां पर वर्कर्स की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए कानून है, लेकिन बाकी जगहों का क्या? बाकी जगहों पर वर्कर्स की सेफ्टी नहीं है क्या? तो यही राइटर कहते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, यहां पर बहुत बड़ा गैप है, वर्कर्स की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए कोई कानून नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल पॉलिसी ऑन सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एट वर्क प्लेस। ये अनाउंस की गई थी 2009 में। रिव्यू जो है पॉलिसी का चल रहा है इतने सालों बाद, लेकिन देखो पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन के लिए कोई स्पेसिफिक फाइनेंशियल बजट या फिर स्कीम नहीं चलाई गई। नेक्स्ट, चैलेंजेस इन मैनेजिंग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रिस्क। इसका मतलब देखो ये है, आज के समय में ना काम का नेचर चेंज हो रहा है, मतलब आउटसोर्सिंग बहुत ज्यादा चल रही है। जैसे टाटा मोटर्स को कोई व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यार ब्रेक किसी कंपनी, छोटी कंपनी से परचेज कर लेते हैं, जो मिरर है वो किसी दूसरी कंपनी से परचेज कर लेते हैं, हम असेंबल कर लेंगे। तो ऐसी ऐसी चीजें बहुत होने लगी हैं। अब जिस कंपनी से टाटा मोटर्स ब्रेक परचेज कर रही है, वहां पे वर्कर्स कैसे काम कर रहे हैं पता नहीं है, वहां पे सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है नहीं रखा जा रहा है पता नहीं है। उसी प्रकार से गिग इकोनॉमी का बोलबाला है, जोमेटो, स्विगी सारे। तो यहां पर जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से दूर रह के काम करते हैं। तो इन चीजों की वजह से ना ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ का ध्यान रखना रिलेटिवली डिफिकल्ट हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट तो देखो लॉकडाउन से संबंधित है। लॉकडाउन लगा था, ये पॉइंट पुराना हो गया, छोड़िए अब इसको। लॉज एंड रेगुलेशंस ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। संविधान में फ्रेमवर्क क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कॉन्क्रीट लिस्ट में आता है, लेबर का सब्जेक्ट जो है दोनों कानून बना सकते हैं। 2009 में पॉलिसी आई थी, नेशनल पॉलिसी ऑन सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एट वर्क प्लेस। ये पॉलिसी रिकॉग्नाइज करती है कि काम के दौरान वर्कर्स की जो सेफ्टी है, हेल्थ है, ये वर्कर का फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से संबंधित 4 कानून सरकार ने बनाए हैं। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, द माइंस एक्ट 1952 एंड माइन रूल्स 1955, द डॉक वर्कर्स सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर एक्ट 1986 और सबसे लास्ट में द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996। और क्या मैकेनिज्म्स या फिर कोड हैं? मैकेनिज्म्स टू प्रिवेंट इंडस्ट्रियल डिजास्टर, प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट एंड प्रमोट पब्लिक सेफ्टी। इसमें देखो जो NDMA है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इनका तो काम ही ये है, जैसे कोई मैन मेड डिजास्टर आ जाता है या फिर नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, तो उस दौरान कैसे रिस्पॉन्ड किया जाएगा, जो जान माल का नुकसान हुआ है उसे बचाने के लिए उस रिस्पॉन्स को कोऑर्डिनेट करता है NDMA। इसके अलावा डिजास्टर आने की सूरत में कम से कम नुकसान हो, पहले से कैपेसिटी बिल्ड हो ताकि कम से कम नुकसान हो, डिजास्टर से झेला जाए, इस दिशा में भी काम करता है NDMA। नेक्स्ट, OSH कोड 2020। इसमें यह बोला गया कि आप एक नेशनल डेटाबेस तैयार करो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स का,
और पहले क्या एक रूल हुआ करता था कि 240 दिन एक साल में वर्कर ने काम किया ना तो वो पेड लीव के लिए एलिजिबल होता है। इस OSH कोड में ना इसे घटा के 180 दिन कर दिया गया कि कोई वर्कर 180 दिन एक साल में काम कर लेता है तो वो पेड लीव के लिए एलिजिबल हो जाता है। और कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं, कुछ दिन काम किया इस स्टेट में, कुछ दिन काम किया दूसरे स्टेट में, तो उनको फायदा होगा इस चीज से। जब एक नेशनल डेटाबेस तैयार हो जाएगा इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स का, तो फिर उनको ना जल्दी वो पेड लीव के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हो सकता है कि बिहार में काम किया 60 दिन, फिर दिल्ली में काम किया 60 दिन, फिर 60 दिन काम किया गुजरात में, लेकिन नेशनल डेटाबेस में वो है तो कोई चिंता की बात नहीं है। अब बारी आती है वे फॉरवर्ड की। वे फॉरवर्ड में पहला पॉइंट ये है, ILO रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशंस है ना उसका इंप्लीमेंट करो। अब देखो रिपोर्ट ने ना 5 कैटेगरीज में अपनी रिकमेंडेशंस दी। एक, वर्कर्स को अधिकार होना चाहिए एसोसिएशन का, यूनियन वगैरह जो बनाते हैं वर्कर्स, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, इफेक्टिव रिकॉग्निशन ऑफ राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग, मिल के मैनेजमेंट से बार्गेन कर सकें, ये अधिकार होना चाहिए। एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड और कंपल्सरी लेबर, एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। कंपल्सरी लेबर या फिर जो फोर्सफुल लेबर नहीं होता वो नहीं होनी चाहिए, चाइल्ड लेबर को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशनल, और सबसे लास्ट में है सेफ्टी एंड हेल्थ वर्किंग एनवायरनमेंट, अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए काम करने के लिए। तो ये 5 तरह की रिकमेंडेशंस दी ILO ने, इसे विभिन्न सरकारों को इंप्लीमेंट करवाना चाहिए। और देखो वर्क बेसिस पे ना एम्प्लॉइज की अपस्किलिंग होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जो घटनाएं हैं ना वो इस वजह से होती हैं, जैसे वर्कर्स को अच्छे से मशीन हैंडल नहीं करनी आती, ह्यूमन एरर हो गई मशीन हैंडल करने में, इस वजह से बहुत सारी एरर्स होती हैं, तो अपस्किलिंग की जाए वर्कर्स की। नेक्स्ट, इंटीग्रेटिंग मिनिस्ट्रीज एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज, जो भी रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो मिल के काम करें वर्कर्स की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। एक स्पेशलाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जिसका काम ही ये हो दिन रात जो यही रिसर्च करे कि काम के दौरान कैसे वर्कर्स की बेहतर ढंग से सेफ्टी इंश्योर की जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ इस मामले में रिसर्च करना, यह काम होना चाहिए इस स्पेशलाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन का। लास्ट में कहा जाता है जहां देखो फैक्ट्री छोटी है, एम्प्लॉयर के पास में इतना पैसा ही नहीं है कि वो वर्कर्स की सेफ्टी के लिए कुछ खास कर सके, वहां पे फिर NGOs, कुछ दूसरे सोशल पार्टनर्स, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, इनका सहारा लिया जाए। जहां पे छोटी फैक्ट्री वाले, एम्प्लॉयर वाले ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर सोशल पार्टनर्स की मदद ली जाए, उनको इन्वॉल्व किया जाए। सोशल पार्टनर्स मतलब NGOs, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया वर्कर्स की ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पेटेंट्स फाइलिंग से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पेटेंट्स तो देखो आप समझते हो, एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए आपने सर दर्द को ठीक करने के लिए एक अलग नई ड्रग बनाई, उसकी प्रोसेस बिल्कुल ही अलग है और अलग किस्म की ड्रग है जो सर दर्द को ठीक करती है, और इसके लिए आपने काफ़ी रिसर्च की, तो ना आपको पेटेंट मिल जाता है कुछ निश्चित सालों के लिए। फॉर एग्जांपल 20 सालों के लिए आप सिर्फ इस प्रकार की ड्रग बेच सकते हो और कोई दूसरी कंपनी नहीं बेच सकती। कोई भी नई चीज़ आप बनाते हो जिसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, एक निश्चित यूज़ है, तो आप फिर उस चीज़ के लिए अपना पेटेंट फाइल कर सकते हो। न्यूज़ यही है कि 2020 में ना भारी संख्या में पेटेंट फाइल किए गए हैं, खास करके चाइना और इंडिया के इनोवेटर्स ने ज़्यादा पेटेंट्स फाइल किए हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की जो एनुअल रिपोर्ट है ना, उसके अनुसार 2022 में जितने पेटेंट्स फाइल किए गए ना वो 31.6% ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू लास्ट ईयर। यहां पर देखो एशिया की अगर बात करें, टोटल जितने वर्ल्ड में पेटेंट्स फाइल किए गए ना, एशिया के लोगों ने फाइल किए 67.9%। एशिया के लोगों ने ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन फाइल की टोटल में से 67.8%, और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन 70.3%। मतलब टोटल जितने पेटेंट्स की एप्लीकेशंस फाइल किए जा रहे हैं या फिर ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फाइल की जा रही हैं, ऑलमोस्ट 70% तो एशिया से ही हैं। यहाँ पे डिफरेंस भी मैं आपको बता देता हूँ। पेटेंट तो आप समझ गए, ट्रेडमार्क का क्या मतलब होता है? ट्रेडमार्क मतलब आपका लोगो वगैरह, जिस प्रकार से आप नाम लिख रहे हो, जैसे ओनली IS, मतलब आप अपने ब्रांड को किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हो। तीसरे नंबर पे इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन मतलब जैसे देखो रोलेक्स की घड़ियाँ हैं, अलग अलग शेप की, अलग अलग किस्म की घड़ियाँ आती हैं, आपने देखा ही होगा। तो ये जो एस्थेटिक्स है ना,
जिस प्रकार से सेब बनाई गई है, ये इंडस्ट्रियल डिजाइन है, इसके लिए भी एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। तो इन सब चीजों में ना भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। क्यों, रीजंस क्या है, इंडिया से अब ज्यादा पेटेंट्स क्यों फाइल किए जाने लगे हैं? सबसे पहले गवर्नमेंट सपोर्ट। सरकार ने अवेयरनेस कैंपेन काफी चलाए हैं पेटेंट से संबंधित। पेटेंट की फीस, पेटेंट एप्लीकेशन में जो फीस लगती है उसको कम कर दिया गया है, तो काफी यूथ को ना एंकरेजमेंट मिला है पेटेंट्स फाइल करने के लिए। नेक्स्ट, एफिशिएंट रिपोर्टिंग ऑन पेटेंट्स। जब देखो कोई पर्सन, फॉर एग्जांपल महेश, पेटेंट की एप्लीकेशन फाइल करता है ना, तो ना कुछ समय के बाद फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट अथॉरिटीज के द्वारा प्रेजेंट की जाती है। वो एक प्रकार से इनिशियल फीडबैक होता है अथॉरिटीज की तरफ से कि आपकी एप्लीकेशन आई, हमारी तरफ से ये इनिशियल फीडबैक है आपकी एप्लीकेशन पे कि आपकी जो एप्लीकेशन है सारे पैरामीटर्स पे खरा उतरती है या नहीं उतरती है, या फिर कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए अथॉरिटीज को, वो सब दिया होता है फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट में। तो यूरोप में जहां फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट 6 महीने बाद दी जाती है, इंडिया में सरकार ने मेहनत करके इस टाइम को कम कर दिया है, 4.8 मंथ्स कर दिया है। आप कोई पेटेंट की एप्लीकेशन फाइल करोगे 4.8 मंथ्स में आपको फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट मिल जाएगी। नेक्स्ट, इंडियाज एडोप्शन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। आज देखो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के मामले में इंडिया काफी अच्छा काम कर रहा है, खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ना 2010 से लेकर 2022 के बीच में जितनी पेटेंट एप्लीकेशंस फाइल की गई ना, उसमें से एक बड़ा नंबर तो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस का था, 2,66,000, और इसमें से भी 1,60,000 एप्लीकेशंस तो एडवांस टेक्नोलॉजीज से संबंधित थी, जैसे एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन। लेकिन अब देखो कुछ चैलेंजेस भी हैं। हाँ, एक रीजन वैसे और भी है पेटेंट एप्लीकेशंस का बढ़ने का, उसके बाद चैलेंजेस की बात करेंगे। हमारे देश में स्टार्टअप कल्चर काफी तेजी से पनपा है पिछले कुछ सालों में। नए नए स्टार्टअप जब आते हैं तो वो नई नई इनोवेशन लेके आते हैं और उसी से संबंधित पेटेंट्स एप्लीकेशंस भी फाइल की जाती हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो और ज़्यादा बढ़िया से इमर्ज होकर आती है। अब देखो कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे पहले क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। देखो पेटेंट एप्लीकेशंस बेशक ज़्यादा फाइल हुई हैं, लेकिन कई तो बिल्कुल फर्जी सी एप्लीकेशन है। पेटेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दी लेकिन कुछ भी नहीं किया, नया नहीं किया, सिर्फ एप्लीकेशन फाइल कर दिया। तो एप्लीकेशन बेशक कम आए लेकिन क्वालिटी एप्लीकेशंस हों। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, देखो अभी भी आज भी इंडिया में जो पेटेंट ऑफिस है ना, वहां रिसोर्सेज की कमी है, स्टाफ की कमी है। तो इस वजह से जितनी एप्लीकेशंस फाइल की जाती है ना, सबका निपटारा समय से नहीं हो पाता। जैसे 2016-17 में एप्लीकेशंस फाइल हुई 45,444 और ग्रांट किए गए पेटेंट 9,847। तो एफिशिएंसी की कमी है पेटेंट ऑफिस में। नेक्स्ट, डिक्लाइन इन वेंचर कैपिटल फंडिंग। वेंचर कैपिटल फंडिंग में कमी हो गई है, मतलब इनिशियल स्टेज में स्टार्टअप में जो इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, उस फंडिंग में कमी हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, देखो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है ना, ये समय समय पर आवाज उठाते रहते हैं कि इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का ठीक से सम्मान नहीं होता, कॉपीराइट वायलेशन को ठीक से प्रोटेक्ट नहीं किया जाता। तो यहां पर इंडिया की इमेज खराब होती है। मतलब यूएसए को कंसर्न है कि उनके देश में जो पेटेंट्स फाइल किए गए हैं और ग्रांट्स किए गए हैं ना, उनकी इंडिया में रिस्पेक्ट नहीं होती, वायलेशन हो जाता है, बट सरकार ठीक से कोई एक्शन नहीं लेती। और हमारे पेटेंट एक्ट में एक दो प्रोविजन है, जैसे कंपलसरी लाइसेंसिंग का, कि इमरजेंसी की सिचुएशन में किसी भी दवाई कंपनी को इजाज़त दी जा सकती है कि वो ये ड्रग मैन्युफैक्चर करे, पेटेंट है तो भी कोई इशू नहीं है। तो ये ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं जैसे कंपलसरी लाइसेंसिंग, जिसको लेके यूएस को शिकायत है। नेक्स्ट, जेंडर डिस्पैरिटी। महिलाओं के द्वारा कम पेटेंट्स एप्लीकेशंस फाइल की जाती हैं पुरुषों की अपेक्षाकृत। जैसे 2009 से लेकर 2021 में 10.2% एप्लीकेशंस महिलाओं के द्वारा फाइल की गई इंडिया में, और ग्लोबल आंकड़ा ये 16.2% का है। मतलब वर्ल्ड में भी सिचुएशन कोई इतनी अच्छी नहीं है। सरकार के द्वारा क्या किया गया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस को मॉडर्नाइज किया गया है, डिजिटलाइज किया गया है, फंक्शनिंग इंप्रूव की गई है ताकि एप्लीकेशंस को जल्दी से निपटारा किया जाए। पेटेंट फाइलिंग फीस कम कर दी गई है। इसके बाद में कुछ कैटेगरीज जैसे स्टार्टअप हैं, स्मॉल एंटिटीज हैं, वुमेन इन्वेंटर्स हैं, बल्कि इनके लिए तो अप्रूवल और भी जल्दी मिलता है, मतलब मिलना होता है तो
एप्लीकेशन अगर ठीक है ना, तो इन कैटेगरीज की एप्लीकेशंस का निपटारा बल्कि और जल्दी होता है। कोई स्टार्टअप है, वुमेन इन्वेंटर है। नेक्स्ट, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड्स सरकार हर साल देती है ताकि आईपी क्रिएशन या फिर कॉमर्शलाइजेशन के जो अचीवर्स हैं उनको सम्मानित किया जा सके, हमारे देश में और ज़्यादा मोटिवेशन आए। नेक्स्ट, पेटेंट फैसिलिटेशन प्रोग्राम, इसमें क्या मदद की जाती है जैसे स्टार्टअप्स की कि वो पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करें, मतलब पेटेंट को फैसिलिटेट करने में सरकार मदद करती है। वे फॉरवर्ड में क्या कहा जाता है, चाइना की पेटेंट अप्रोच से हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखनी चाहिए। चाइना में देखो बहुत सारे पेटेंट्स को अप्रूवल मिलता है, वहाँ का पेटेंट ऑफिस ज़्यादा अच्छे से काम करता है, स्टाफ की कमी नहीं है, फंडिंग की कमी नहीं है, और पूरा स्मूथनेस के साथ में पूरा एक्सपीरियंस रहता है। जब भी पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की जाती है, मैसेज आता रहता है मोबाइल में कि आपकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। तो इंडिया को भी इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ पेटेंट क्वालिटी, पेटेंट मिलने के बाद भी पोस्ट फैक्टो एनालिसिस जरूर होना चाहिए पेटेंट की क्वालिटी का। ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के तत्वाधान में यानी गाइडेंस में पेटेंट्स जो ग्रांट किए गए हैं ना, उनकी क्वालिटी का एनालिसिस किया जा सकता है। इंसेंटिव स्ट्रक्चर को नो कहे सरकार, क्योंकि इंसेंटिव देने से ना लो क्वालिटी की पेटेंट एप्लीकेशंस आ जाती हैं। नेक्स्ट, अवेयरनेस फैलाई जाए और भी ज़्यादा विभिन्न स्टेक होल्डर्स के बीच में पेटेंट फाइलिंग को लेके, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा पेटेंट्स फाइल किए जा सकें, लेकिन क्वालिटी वाले। नेशनल आईपी अवेयरनेस मिशन का एम ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को लेके स्टूडेंट्स को अवेयर किया जाए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, क्यों भारी संख्या में अब पेटेंट्स फाइल हो रहे हैं इंडिया से। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो हिंदू का एक आर्टिकल है जिसमें कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रैक्ट करके मैं आपको बता देता हूं। अक्सर हम ये पॉइंट डिस्कस करते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ को और इंडस्ट्रीज़ को आपस में कोलैबोरेट करना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी रिसर्च करती हैं लेकिन उसको कॉमर्शलाइज नहीं करती। उस रिसर्च से कोई प्रोडक्ट बन सकता है तो यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनाती, लेकिन अगर यूनिवर्सिटीज़ अपना रिसर्च शेयर करें इंडस्ट्री वालों के साथ में, तो इंडस्ट्री वाले उस रिसर्च का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस आर्टिकल में यही सारी बातें बोली गई हैं कि कैसे यूनिवर्सिटीज़ और इंडस्ट्री आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं। देखो कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे सबसे पहला चैलेंज पता क्या है, हायर एजुकेशन का कोई इंस्टीट्यूशन है, अब उसका मेन मकसद पता क्या होता है, एजुकेशन देना, रिसर्च कंडक्ट करना। वो थ्योरेटिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करते हैं हायर एजुकेशन के संस्थान, जबकि दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज वाले होते हैं ना, वो टोटली प्रॉफिट ड्रिवन होते हैं। उन्हें लगता है रिसर्च भी करो तो ऐसी करो जिससे कम से कम हमें फ़ायदा तो हो। वो नॉलेज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे फोकस करते हैं कि नॉलेज तो ठीक है, नॉलेज का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए, इनोवेशन के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो दोनों के ना एम अलग अलग हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के और इंडस्ट्री वालों के। दोनों के बीच में एक मिडिल ग्राउंड इस्टेब्लिश करना जरूरी है। नेक्स्ट, दूसरा है कल्चरल डिफरेंस। कल्चरल डिफरेंस है, जैसे देखो कोई हायर एजुकेशन का संस्थान जब इंडस्ट्रियल पार्टनर के साथ में कोलैबोरेट कर रहा है ना, तो एक चैलेंज ये आता है, मान लीजिए कोई डेटा निकाला गया रिन्यूएबल एनर्जी से संबंधित प्रोजेक्ट से। अब इंडस्ट्री वाला बोलेगा सब कुछ सीक्रेट रखो, बिजनेस का पार्ट है, अगर बाकियों ने ये चीज़ देख ली तो फिर हमारा फ़ायदा क्या। जबकि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मकसद होता है कि जितना ज़्यादा नॉलेज को स्प्रेड किया जा सके स्प्रेड करो, जर्नल में छापो। तो कल्चरल डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्रियल पार्टनर्स के बीच में। नेक्स्ट है, देखो जो हायर एजुकेशन का संस्थान है ना, उसका कम्युनिकेशन चैनल नहीं होता इंडस्ट्री वालों के साथ में। जैसे जिस कॉलेज में मान लीजिए मैं पढ़ा, अब उनको पता ही नहीं है कि किस इंडस्ट्री के साथ बात करें, कैसे बात करें, चैनल्स क्या हैं बात करने के, कैसे उनको ढूंढ के लाएं। तो कम्युनिकेशन चैनल्स की प्रॉब्लम है कि पार्टनरशिप कैसे इस्टेब्लिश की जाए। इसके बाद चौथा चैलेंज है ट्रस्ट डेवलप करना। कुछ मिलता जुलता पॉइंट है। इंडस्ट्रियल पार्टनर्स को ना ये ट्रस्ट आना जरूरी है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वाले ये इंफॉर्मेशन, रिसर्च से संबंधित इंफॉर्मेशन किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे। अगर शेयर करेंगे तो उनका तो पूरा प्रोडक्ट बिगड़ जाएगा। तो ये ट्रस्ट आना जरूरी है। राइटर कहते हैं देखो लोकल लेवल पे ना यूनिवर्सिटीज़ जो है ना, कुछ लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, ये एक शुरुआत हो सकती है। और बड़े लेवल पे तो फिर एडवांस टेक्नोलॉजी से संबंधित रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा की जा सकती है, जिससे पूरे नए नए प्रोडक्ट मार्केट में आएँ।
तो ना सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग तरह का कोलैबोरेशन हो सकता है। लोकल लेवल पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम से संबंधित टाई अप, और बड़े लेवल पे कुछ नई टेक्नोलॉजी से संबंधित रिसर्च। तो ये पूरा कुछ पॉइंट्स बताते हैं जगदीश कुमार, जो पहले जेएनयू के वाइस चांसलर भी थे। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के सजेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इंटेंशन अच्छी है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ना हाल ही में सजेशन दिया कि एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस इस्टेब्लिश की जाए, जैसे आईएएस आईपीएस है, और उसी प्रकार से ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होनी चाहिए। इसका जो एग्जाम क्लियर करें वो जजेस बने लोअर लेवल पे, लोअर कोर्ट्स में। सजेशन अच्छा है, बहुत सारे फायदे भी हैं। जैसे देखो, अभी बहुत सारी पोस्ट ना खाली रहती है लोअर कोर्ट्स में अलग अलग राज्यों में। अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस से कैंडिडेट्स चुन के आएंगे तो एक पूल बनेगा। हर साल एक निश्चित संख्या में कैंडिडेट्स चुन के आएंगे, उनको फिर फर्दर अपॉइंट किया जा सकता है अलग अलग राज्यों की लोअर कोर्ट्स में। करप्शन कम होगा। अभी देखो, हाई कोर्ट्स जो हैं वो डिसाइड करती हैं कि कौन डिस्ट्रिक्ट जज होगा। इवन कई बार तो बार से किसी वकील को उठा के आइडेंटिफाई करके उसको डिस्ट्रिक्ट जज बना दिया जाता है। प्रमोशन के थ्रू कम जज डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं। और लोअर लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो सबऑर्डिनेट जजेस होते हैं ना, उनको अपॉइंट तो हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है, लेकिन सिलेक्ट उस स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये एग्जाम कंडक्ट करेगी, और उस एग्जाम को क्लियर करके जो कैंडिडेट्स एग्जाम क्लियर करेंगे वो सबऑर्डिनेट जज बनेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। उनको अलग अलग जगह पे अपॉइंट किया जाएगा, और बाद में हाई कोर्ट की मर्जी है कि वो इन्हीं सबऑर्डिनेट जज में से किसी एक को डिस्ट्रिक्ट जज बनाए, या फिर बार में लोकल लेवल पे जो बार होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, यानी जो वकील होते हैं, उनमें से किसी को डिस्ट्रिक्ट जज बना दे। ये हाई कोर्ट पे डिपेंड करता है। आमतौर पे देखो, बार से ही ज्यादा कैंडिडेट्स को उठा के डिस्ट्रिक्ट जज बनाया जाता है, और इसमें काफी करप्शन, नेपोटिज्म चलता है। अगर देखो एक ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होगा तो फिर उसमें करप्शन कम होगा। जैसे यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है, करप्शन कम होता है, वैसे ही जजेस चुन के आएंगे वो बिना करप्शन के चुन के आएंगे। इंटर स्टेट ट्रांसफर की जा सकती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जहां अभी वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ भेजे जा सकते हैं कैंडिडेट्स को। एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकेगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट एग्जाम से कैंडिडेट चुन के आए हैं जज बनने के लिए, तो वो इंडिपेंडेंट होकर काम करेंगे। ये सारे फायदे हैं, लेकिन देखो नुकसान भी हैं। अब जैसे देखो, हाईकोर्ट किसी को डिस्ट्रिक्ट जज बना रही है, हाईकोर्ट ये सब चीज़ें देखती हैं कि उस पर्सन को, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट जज बना रहे हैं, उसको लोकल लेवल पे नॉलेज है या नहीं, लोकल लैंग्वेज आती है या नहीं आती है। अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस से जो कैंडिडेट्स चुनेंगे वो डिस्ट्रिक्ट जज बनेंगे, तो कोई जरूरी नहीं उनको लोकल कंडीशंस के बारे में पता हो। नेक्स्ट पॉइंट, अगर देखो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस से कैंडिडेट्स चुन के आएंगे वो जज बनेंगे, अगर इसमें थोड़ा सा भी एग्जीक्यूटिव यानी सरकार का दखल अंदाजी है ना, तो जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, देखो लीगल एजुकेशन ना अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, कानून अलग अलग राज्यों में कुछ कुछ अलग अलग हैं। तो एक कैंडिडेट की ट्रांसफर हुई है दूसरे राज्य में, तो उसको दूसरे राज्य के कानूनों के बारे में तो पता ही नहीं जो अलग हैं। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट, अभी देखो अलग अलग राज्यों में ना जजेस की सैलरी, पे स्ट्रक्चर, इंसेंटिव अलग अलग है, तो उनको एक लेवल पे लेके आना वो एक बहुत डिफिकल्ट चीज है। नेक्स्ट पॉइंट, देखो लोकल लेवल पे लोकल लैंग्वेज में सुनवाई हो, वो एडवांटेज चला जाएगा। अगर बाहर के जज, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु के जज हरियाणा में काम करने के लिए आएंगे, तो फिर वो हिंदी में नहीं सुनवाई कर सकेंगे, क्योंकि उनको हिंदी आती नहीं, तमिल आती है, तो वो लोकल एडवांटेज खत्म हो जाएगा लोकल लैंग्वेज का। लास्ट पॉइंट, देखो ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम कंडक्ट करने से किसी राज्य के जो रिप्रेजेंटेशन है ज़्यादा हो जाएं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का बिजनेस और ज़्यादा प्रोस्पर हो जाएगा। तो ये सारे नुकसान हैं, आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाने के अगेंस्ट। वैसे देखो राज्यसभा को ना एक्सक्लूसिव पावर है, 2/3 मेजोरिटी के साथ रेजुलेशन राज्यसभा में पास किया जाता है, तो पार्लियामेंट के कानून की सहायता से ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस इस्टेब्लिश की जा सकती है। आप बताइए आपकी क्या राय है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस इस्टेब्लिश होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। आप क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं।
टोटल देखो 4 इश्यूज हमने डिस्कस किए थे, लेकिन 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो देखो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस से संबंधित, और दूसरा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ हैजार्ड से संबंधित। देखो pwonlyas.com पे आप जाके क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जो शुरू में लिखते हैं उनके आंसर से इवेल्युएट भी होते हैं, मॉडल आंसर भी आपको मिलते हैं। और क्या चाहिए आपको, एक बात बताओ। मतलब अक्सर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें रिसोर्स नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है। सब कुछ तो मिलता है, उसे यूज़ कीजिए आप बढ़िया ढंग से। आंसर्स तो देखो आप ही को लिखने पड़ेंगे, कोई आपकी जगह आंसर्स नहीं लिख देगा। और देखो बाद में चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि हाँ एक क्वेश्चन का आंसर हम पहले लिख लिया होते हमने, तो आज सिचुएशन कुछ अलग ही होती। तो एक क्वेश्चन का आंसर लिखने में कोई समय नहीं लगता, लेकिन उसका धीरे धीरे जो कंपाउंड इफेक्ट होता है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। डेली बेसिस पे जो आप थोड़ा थोड़ा करके सीखते हो ना, वो अल्टीमेटली 3 महीने बाद आप रियलाइज़ करोगे कि डेली एक क्वेश्चन का आंसर लिखने से मैं कितना ज़्यादा सीख चुका हूँ या सीख चुकी हूँ। तो इसमें कोताही मत बरतिए, एक क्वेश्चन का आंसर तो कम से कम जरूर लिखिए, अगर 2 क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाते तो। अब प्री का एक क्वेश्चन है, राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर्स विद लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा की इक्वल पावर्स हैं किस चीज़ में? 4 ऑप्शन हैं। ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करने के मामले में, संविधान को अमेंड करने के मामले में, गवर्नमेंट को रिमूव करने के मामले में, या फिर कट मोशंस के मामले में। सोच लीजिए इसका आंसर। देखो इस क्वेश्चन का आंसर है सेकंड। संविधान को अमेंड करने के मामले में राज्यसभा और लोकसभा की इक्वल पावर्स हैं। यूपीएससी ने क्वेश्चन 2020 में पूछा था। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कैसी लगी आपको डिस्कशन, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।